Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medico. Today we are going to discuss about पैथोजेनेसिस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी पहली और दूसरी वीडियो भी बनाई है, मतलब पार्ट्स बनाए हैं बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पर। तो ये तीसरी वीडियो है। कोशिश यही थी कि 3 से 4 वीडियो में मेरा जो ये बेसिक बैक्टीरियोलॉजी आपके लिए और मेरे लिए इजी और ये कंपेयर अप करके मैं एक पूरा सेट बना कर देता हूँ बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए कि मैंने देखा कि एंटीबायोटिक्स जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में दिए गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस के बाद इंशाल्लाह हम होज डिफेंस के बाद एंटीबायोटिक्स की तरफ आएंगे। वो इसलिए है कि जब हम क्लिनिकल की तरफ आएंगे तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है हम मिक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिजीज काज करेंगे, और ज़ाहिर बात है उसके बाद हम एंड पे उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में जब हम किसी एंटीबायोटिक का नाम पढ़ेंगे तो अगर हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या हमें ये नहीं पता होगा कि ये पेनिसिलिन है या सेफलोस्पोरिन है तो वो एक रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप सब रट्टा लगाओ, तो एक हम कंसेप्चुअल चीज़ को लेकर चलेंगे हमेशा। तो आज का जो टॉपिक है वो पैथोजेनेसिस है। तो पैथोजेनेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज, ठीक है ना। उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या है, वो पैथोजन जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल में डिजीज काज करते हैं। उनमें एचआईवी वायरस जो कि ऑलरेडी पीपल में किसी किसी भी पीपल में जो ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से इफेक्ट है, उनमें अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है वो डिजीज काज कर सकते हैं। जिन बेस्ट एग्जांपल यही है कि एचआईवी वायरस है। आपको पता है कि इम्यूनिटी बहुत हद तक डिक्रीज हुई हुई होती है, जिसकी वजह से कोई भी जो ना होने वाला भी डिजीज है, ना होने वाली भी डिजीज है ड्यू टू पैथोजेंस, वो भी काज हो सकती है। उसके बाद वायरलेस में आ जाओ। तो वायरलेस क्या है? वायरलेस मेजर ऑफ माइक्रोब एबिलिटी टू काज डिजीज। हाई वायलेंट माइक्रोब मींस दे रिक्वायर फ्यूअर ऑर्गेनिज्म टू काज डिजीज। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत कम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं एनी डिजीज काज करने के लिए, ठीक है ना, जो कि उनसे रिलेटेड होगी, ठीक है ना। वायरलेस फैक्टर क्या है? वायरलेस फैक्टर कैप्सूल्स है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो में करेंगे। मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन, presence of microbes in body, symptoms of disease, causing of disease by bacteria, production of toxins जैसा कि एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स है। इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है? इंटरल्यूकन्स, ठीक है। इंटरल्यूकन 1 है, उसके बाद इंटरल्यूकन 6 वगैरह। इंटरल्यूकन ये जो है ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, फीवर भी काज करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के जो सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर को, उसको अल्टर कर देते हैं, अबव द नॉर्मल सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर काज होता है। और टेम्परेचर क्यों काज होता है ये आपको अच्छी तरह से पता नहीं कि बैक्टीरिया, सारी बात है बैक्टीरियन होस्ट डिफेंस है। टेम्परेचर जो फीवर है वो बेसिकली होस्ट डिफेंस में आ जाता है। उसके बाद आ जाओ तो इम्यूनोपैथोजेनेसिस है, ठीक है ना। इम्यून रिलेटेड डिजीज है, रेमेटिक फीवर है, ठीक है ना। मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कम्युनिकेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मुराद ये कि एक से दूसरे को लग जाना थ्रू द ह्यूमन टू ह्यूमन सोर्सेज। जिस तरह एयरबोर्न ड्रॉपलेट, अगर मुझे इन्फ्लुएंजा वायरस है तो मैं मुझे मुझे चाहिए कि मैं मास्क लगाऊं, और अगर मैं मास्क नहीं लगाता तो वो जो वायरस है जब मैं छींकूंगा तो वो जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी को भी जाकर इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंडेमिक, जैसा कि रिसेंटली कोरोना वायरस का पेंडेमिक गुजरा, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। एंडेमिक है इन्फेक्शन दैट अकर्स एट पोजीशन यूजुअली एट लो लेवल इन अ सर्टेन जियोग्राफिक एरिया। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान का कोई सिटी लगा लेते हैं, उस सिटी का कोई टाउन लगा लेते हैं। चलो एक बात ये है कि हम पाकिस्तान का सूबा लगा लेते हैं और सूबे का कोई सिटी लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में, लाहौर में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो वो एंडेमिक कहलाएगा जब तक कि वो इस सिटी से बाहर नहीं निकल जाता। एपिडेमिक है इन्फेक्शन दैट अकर्स एट मच हायर रेट देन यूजुअल। फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्शन पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एपिडेमिक होगा। और अगर यही इन्फेक्शन पाकिस्तान से बढ़कर किसी दूसरे ममालिक में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो वो पेंडेमिक की सिचुएशन खास कर देगा, जैसा कि कोरोना वायरस में हुआ। डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन कैसे होती है? ह्यूमन टू ह्यूमन होती है, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। नॉन ह्यूमन से मुराद एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं नॉन ह्यूमन में, ठीक है ना, सारी बात वो इंसान तो नहीं है। तो नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, ये नॉन ह्यूमन में आ जाएगा। और ह्यूमन टू ह्यूमन में एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स व्हीकल, ठीक है ना। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हैं, खेतों में गंदा पानी डाला जाता है, तो जो गंदा पानी होता है वो कंटेमिनेटेड होता है, फीकल कंटेमिनेटेड होता है, तो उससे भी डिजीज काज हो सकती है। ओरल, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली भी वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर के थ्रू
ट्रांसमिशन हो सकता है। फोमाइट्स लाइक टॉवल यूज करते हैं हम एक दूसरे का, तो उससे भी डिजीज काज हो सकती है, ये स्प्रेड हो सकती है। मेन पोर्टल्स ऑफ एंट्री, जो मेन पोर्टल ऑफ एंट्री है बैक्टीरिया की, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और स्किन है, और जेनिटल ट्रैक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ह्यूमन डिजीज फॉर विच एनिमल आर रिजर्वर्स आर कॉल्ड ज़ूनोसिस, ठीक है। जूलॉजी के बारे में आपको पता होगा, तो ये मिलती जुलती टर्म है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं कि जूनोसिस होते हैं वो जो कि एनिमल रिजर्वर होते हैं डिजीज काज के, जो कि ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, ठीक है। एडहेरेंस टू सेल सरफेस, जो एडहेरेंस टू सेल सरफेस है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी डिजीज काज में। तो पहला ही है, ये अगर ना हो तो एडहेरेंस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जितने भी है वो पिल्लाई या ग्लाइकोकैलिस की प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं। ग्लाइकोकैलिस पॉलीसैकेराइड स्लाइम लेयर दैट मीडिएट स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू सर्टेन सब्सटेंसेस। अब इन्वेजन इन्फ्लेमेशन एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल है। सबसे पहले इन्वेजन कम करेंगे इज एनहांस्ड बाय एंजाइम। फॉर एग्जांपल हम इसमें वायरस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो वायरस हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल ले लेते हैं, जब वो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है वो खास किस्म के एंजाइम रिलीज करता है, जो कि जो बैक्टीरिया की सेल वाल है उसको इन्वेजन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना डीएनए मटेरियल वो इन्वेजिनेट कर देता है इनटू द बैक्टीरिया। तो हेरोनिडोस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब पायोजेंस वो होते हैं जो कि पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और कॉल्ड पायोजेंस। तो स्ट्रेप्टोकोकस वो एब्सेस काज कर सकता है आफ्टर वाउंड या किसी भी इन्फेक्शन में। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद भी ये एब्सेस बन सकता है। तो डिग्रेड हाइड्रोनिक एसिड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू सो दैट इन्फेक्शन स्प्रेड रैपिडली। IgA protease degrades secretory IgA allowing bacteria to attach mucous membrane। आपको पता है कि जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ही उनका है कि हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और जो पैथोजेंस है उनके खिलाफ कैसे काम करना है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ कि जो जिस बंदे को न्यू इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उससे पहले उसको वो वाला इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो जो न्यू इन्फेक्शन है वो कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइए कि उस जब हम उसका सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे तो उसमें आईजीएस ज्यादा होगी या आईजीएम? एक मिनट में आपने मुझे बताना है ये। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तुक्का ही लगा लो, तो लगाओ सही, ठीक है ना। तो कैप्सूल्स हैज एंटीफाइगोसाइटिक एबिलिटी, ठीक है ना। द पैथोजेंस हु डोंट प्रोड्यूस कैप्सूल्स आर नॉन पैथोजेनिक। बड़ा ग्रेट फैक्टर है वो ये कि जो पैथोजेंस कैप्सूल्स नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेशन आ जाओ। इन्फ्लेमेशन में होस्ट डिफेंस इंड्यूस बाय बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन फीवर हो गया, ये होस्ट डिफेंस है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस इंड्यूस बाय बैक्टीरिया, इसकी टू टाइप्स है। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन है, फर्स्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया काज पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, जैसा कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हमने ऊपर पढ़ा। तो मेनली कंसिस्ट ऑफ इस जो इन्फ्लेमेशन जो पस है, जो पस बनती है उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है ना, और एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ग्रेनुलोमेटोस है, ग्रेनुलोमा प्रोड्यूसिंग सेल्स काज ग्रेनुलोमेटोस इन्फ्लेमेशन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद इंट्रासेलुलर सर्वाइवल क्या है यार? इंट्रासेलुलर सर्वाइवल इसकी क्लासिक एग्जांपल यही है कि जो वायरस है, सबको पता है कि वो जो वायरस है वो होस्ट की मशीनरी पर डिपेंड करते हैं, तो वो इंट्रासेलुलर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म हुए। So many bacteria pathogens can live within the cell, hence are protected from cellular neutrophils, macrophages and antibodies. Exotoxins, अब आ जाओ टॉक्सिन्स के बारे में। तो एक्सोटॉक्सिन है, वो जो एक्सोटॉक्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये ग्राम पॉजिटिव में भी पाए जाते हैं और ग्राम नेगेटिव में भी पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सोटॉक्सिन है वो दोनों बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। एक्सोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड है, जबकि एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन है वो सेल वॉल सिक्रीट करती है, ना कि बैक्टीरिया या सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक्स्ट्रा लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में,
सेल वॉल और उस लेयर के दरमियान जो स्पेस होती है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, ठीक है ना। एक्सोटॉक्सिन आर एंटीजेनिक एंड इंड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीजेनिक है और वो एंटीबॉडीज को इंड्यूस करते हैं हमारी बॉडीज में। एक्सोटॉक्सिन कैन मॉडिफाई टू टॉक्सॉइड विच आर एंटीजेनिक बट नॉट टॉक्सिक। अब टॉक्सॉइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्लिनिकल यूज बहुत है, हमारी जितनी भी वैक्सीन है वो टॉक्सॉइड पर मुश्तमिल होती हैं। जैसा कि आपको पता कि ये एंटीजेनिक होते हैं लेकिन टॉक्सिक नहीं होती, ये डिजीज काज नहीं कर सकते लेकिन एंटीजेनिक होते हैं। और जब ये टॉक्साइड हम देते हैं एज ए वैक्सीन किसी को भी, तो क्या होता है कि वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनती हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ बन जाती है। तो फ्यूचर में हमें अगर उसके टॉक्सिक इन्फेक्शन भी हो जाता है उस भी टॉक्साइड से रिलेटेड, तो क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी आगे स्ट्रॉन्ग होगी, उस टॉक्सिन को जानती होगी, तो वो बहुत स्पीड से एंटीबॉडीज बनाएगी उसको, उसके इफेक्ट को जीरो करने के लिए। तो टेटनस टॉक्सॉइड है, ठीक है, उसके बाद डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा क्लासिक एग्जांपल्स हैं। ये सब की जितनी भी वैक्सीन है उसमें हम टॉक्साइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर यूज्ड टू इम्यूनाइज एजेंट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है ना। एक्सोटॉक्सिन्स हैव ए बी सब यूनिट्स। जो ए यूनिट है वो टॉक्सिक होता है और जो बी यूनिट है वो हेल्प करता है यूनिट को, ए यूनिट की एंट्री ऑफ द एंट्री टू द सेल, एंट्री इनटू द सेल, ठीक है ना। ए यूनिट जो है वो टॉक्सिक है और जो बी यूनिट है वो हेल्प करता है ए की एंट्री इनटू द सेल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि दे एक्ट एज ऑन ईदर जीएस प्रोटीन और जीआई प्रोटीन। ये हम जब इंशाल्लाह सर्पेटेंस रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, 7 पासिव रिसेप्टर जिनको कहते हैं वो पढ़ेंगे, तो उनमें हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे जी प्रोटीन्स क्या है, जी एस प्रोटीन क्या है, जी आई प्रोटीन क्या है, इनका जो अभी मैं बता दूंगा मोटा मोटा क्या होती है। जी एस जो है ये सिंथेटिक प्रोटीन होती हैं, जी प्रोटीन होती हैं, और जी आई है इसका मतलब है इनहिबिटरी। दोनों का फंक्शन सेम ही है, लीडिंग टू काज our production of cytokines, तो रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सेल्स, और इसकी सूरत में क्या होता है कि डायरिया काज हो जाता है। एंडोटॉक्सिन्स क्या है? एंडोटॉक्सिन्स जो है लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लिपिड ए इन द टॉक्सिक कंपोनेंट। इसमें भी जो लिपिड ए है, इफ ए सब यूनिट है वो टॉक्सिक होता है। इंड्यूसेस आवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, ये आवर प्रोडक्शन काज करती हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड जो इंटरल्यूकिन 1 है ये फीवर काज करता है, ठीक है ना। हमारे हाइपोथैलेमस में जो नॉर्मल सेट होता है, पॉइंट होता है टेम्परेचर का, उसको अबव कर देता है फ्रॉम द नॉर्मल। तो नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का एक फंक्शन मैंने एंटी हाइपरटेंसिव में बताया हुआ है कि नाइट्रोप्रोसाइड जो ड्रग्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं। तो हाइपरटेंशन में नाइट्रिक ऑक्साइड का ये फंक्शन है कि वो हाइपरटेंशन को कम करता है। कैसे? कि जो हमारी वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, पिछली वेन्स को। तो होता क्या है, जब वेन्स डायलेट हो जाती हैं तो हाइपोटेंशन काज हो जाता है। तो जारी बात है, एक नॉर्मल बनता है उसको ना हाइपरटेंशन की सिम्टम्स हैं ना उसको हाइपरटेंशन की हैं। तो जब एंडोटॉक्सिन जो जो जिनमें एंडोटॉक्सिन होगा जिन बैक्टीरिया में, वो जब इफेक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा जिसकी वजह से हाइपोटेंशन काज होगा। और फीवर जो है और हाइपोटेंशन ये टुगेदर, फीवर एंड हाइपोटेंशन ये टुगेदर में का एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं या एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, उसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। ये जो सेप्टिक शॉक है ये एंडोटॉक्सिन की वजह से होता है। और क्यों होता है वो? इसलिए कि फीवर हो जाता है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो काफी हद तक लो हो जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू लिपोपॉलीसेकेराइड्स एक्टिवेट्स द कंप्लीमेंट कैस्केडेज अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं, ये रिजल्टिंग इन इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड द कोएगुलेशन कैस्केड रिजल्टिंग इन इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, जो कि काज कर सकती हैं डिसएमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है ना। Endotoxins are poorly antigenic, don't induce antitoxins and don't form toxoid। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एंडोटॉक्सिन जिन बैक्टीरिया में होती हैं उनकी में भी दूसरे तरीकों से वैक्सीन अवेलेबल हो, लेकिन उनके टॉक्सॉइड बेनिफिशियल नहीं है वैक्सीन के लिए।
उसके बाद आ जाओ तो टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज है, तो इनमें इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है, ठीक है ना। इसमें यह है कि जो टाइम बिटवीन मूवमेंट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू माइक्रोब और टॉक्सिन और द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है ना। तो ज्यादातर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सपोज टू माइक्रोब और टॉक्सिन, ठीक है ना। उसके बाद प्रोड्रोम पीरियड है, इसमें टाइम ड्यूरिंग विच नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अक्सर, फॉर एग्जांपल फीवर हो जाता है, फीवर तो किसी भी डिजीज से हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में आ जाएगा। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में आएगा। जब तक हमें के स्पेसिफिक सिम्टम्स का नहीं पता चल सकता, तब तक हम नहीं पता लगा सकते कि आया कि ये डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। तो स्पेसिफिक इलनेस पीरियड टाइम ड्यूरिंग विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिजीज अकर, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पाइथेजेंस है, तो वो एब्सेस काज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई ये इसका काम है। तो रिकवरी पीरियड ये है कि टाइम ड्यूरिंग विच सिम्टम्स रिजॉल्व्स एंड हेल्थ रिस्टोर्स। तो ये थी आज की वीडियो पैथोजेनेसिस, मैंने बता दी आपको। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने एक लंबा चैप्टर जो है वो, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर जो है वो आपको एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा करवा दिया। और ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने आप पर मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना अच्छे से समझाया आपको कि आपको दोबारा से कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का यार यही है कि आपको सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, करना होता है, उसको इतना डीप नहीं जाना होता। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप जो है वो सिर्फ वीडियोस देखकर ही ये कवर कर लो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी को। उसके बाद जब क्लिनिकल पे आएंगे तो क्लिनिकल में वीडियोस के साथ साथ इंशाल्लाह आप, जारी बात है, बुक से गो थ्रू भी होना। मैं ये भी नहीं कहता कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप बुक से गो थ्रू ना ही हो, आपकी मर्जी हो जाओ, लेकिन ये कि बेसिक बैक्टीरियोलॉजी को आप इतना सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर वीडियोस ही देख रही हैं तो वीडियोस में मैंने वो भी इंफॉर्मेशन दी है जो कि ज़रूरत है, और कोई भी बेतुकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जहाँ मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है वो मैंने दी है, और मुझे लगता है कि मैंने हर वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है या आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं जो बैक्टीरिया डिफरेंट वे से काज कर सकते हैं, डिजीज काज करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंट्रीज है उनके बारे में टेबल्स वगैरह पीडीएफ बनाकर भेजूंगा। बहुत लंबा एक पीडीएफ होगा, उनमें डिफरेंट एजेंट्स होंगे, डिफरेंट तरह की डिजीज काज करेंगे। एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, एक बना कर दूंगा पीडीएफ में, तो ये काफ़ी लंबा पीडीएफ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होगी क्योंकि उसको उस पीडीएफ को बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि जब मैंने स्टार्ट किया था दोबारा से वीडियोस बनाना, तो मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि इंशाल्लाह जिन वीडियोस में ज़रूरत होगी पीडीएफ वगैरह की, तो मैं इंशाल्लाह दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी और इससे आपका कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बुक कर लो या पीडीएफ कर लो, एक ही बात है। पीडीएफ में सिर्फ टेबल्स होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखकर वो पीडीएफ आप ओपन कर लेना, वो पढ़ लेना, तो आपको ये जो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का जितना भी अभी तक करवाया वो आपकी फिंगर टिप्स पर होगा इंशाल्लाह। तो अब होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती या कुछ भी आपको लगे कि मैं अच्छा नहीं करवा रहा, या कहीं पर आप मुझे नोट करो कि हाँ भाई ये पॉइंट इसने गलत बताया, तो प्लीज़ मुझे करेक्शन ज़रूर किया करें, ताकि मैं अपनी इंसान गलतियों से सीखता है, ताकि मैं भी अपनी गलतियों से सीखूं और मैं जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसको बेटर करने की कोशिश करूं। तो अब तक जो मैंने करवाया वो एक क्लियर करता, होप कि आपको समझ आ चुकी हो, आ गई हो। बाकी जो पहले पार्ट 2 बना चुकी उनकी भी वीडियो, उनकी भी अच्छे समझ आ चुकी हो। तो अब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, होस्ट डिफेंसेस के बारे में हम करेंगे। अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं करवाऊंगा, वरना नहीं तो फिर हम डायरेक्ट आएंगे एंटी बैक्टीरियल्स के ऊपर, जो एंटीबायोटिक है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हम क्लासेस की सब डिवीजन और उनकी जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में बनेंगे कि बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस खास करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की तरफ आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।